मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी सगी बहन मुझे हजारों लोगों के बीच हवाई अड्डे पर जोरदार थप्पड़ मारेगी और मेरे अपने माता पिता मुझे ही कसूरवार ठहराएंगे। लेकिन उस दिन रोने के बजाय मैंने कुछ ऐसा किया कि उनकी चीखें निकल गईं। मेरा नाम राधिका है। बचपन से ही मेरे माथे पर घर की सबसे समझदार, शांत और जिम्मेदार बेटी होने का ठप्पा लगा दिया गया था। एक ऐसी बेटी जो कभी अपनी कोई इच्छा नहीं जताती, जो कभी शिकायत का एक शब्द नहीं बोलती और जो बस चुपचाप घर की हर टूटी हुई चीज को अपने खून पसीने से झोट ढती रहती है। अजीब बात है ना कि कैसे एक अच्छी छवि किसी इंसान को उम्र भर के लिए एक ऐसे पिंजरे में कैद कर देती है जिसे उसने खुद कभी चुना ही नहीं था। बाहर से देखने पर हमारा परिवार एक आदर्श परिवार लगता था, लेकिन इस परिवार के भीतर की सच्चाई मेरी आत्मा को हर दिन खोखला कर रही थी। मेरी छोटी बहन काव्या हमेशा से ही इस घर की लाडली और हर तूफान की इकलौती जड्डीयच रही थी। वह तेज थी, नखरेबाज थी और मेरे माता पिता को उसका हर नाटक किसी मासूम बच्चे की लीला जैसा प्यारा लगता था। जब भी वह कोई गलती करती, कोई नुकसान करती, तो मेरे माता पिता की उम्मीद भरी नजरें सीधे मेरी ओर उठ जाती थीं, मानो मेरा जन्म ही उसकी गलतियों पर पर्दा डालने और इस परिवार का बोझ ढोने के लिए हुआ हो। मैं खुद को हमेशा यही समझाती रही कि यह मेरा परिवार है, यह मेरा कर्तव्य है और अपनों से कभी हिसाब नहीं मांगा जाता। लेकिन 28 सालों तक एक आदर्श और भरोसेमंद बेटी बने रहने की कीमत क्या होती है, यह मुझे बहुत बाद में समझ आया। मैं एक बड़ी तकनीकी कंपनी में आंकड़ा विश्लेषक के पद पर काम करती हूँ, जहाँ मेरा वेतन बहुत अच्छा है और मेरा बैंक का खाता हमेशा भरा रहता है। यही कारण था कि जब भी घर में कोई बड़ा खर्च होता, तो मेरी ही कमाई का इस्तेमाल करना सबका जन्मसिद्ध अधिकार बन चुका था। लगभग 1.5 महीने पहले की बात है। रात के खाने पर काव्या ने अचानक घोषणा कर दी, मैं हम सबको अपनी तरफ से मॉरिशस की यात्रा पर ले जा रही हूँ। सारी व्यवस्था मेरी तरफ से होगी। यह सुनते ही मेरे माता पिता के चेहरे ऐसे चमक उठे जैसे किसी ने उन्हें दुनिया की सारी दौलत दे दी हो। माँ ने खुशी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया और पिताजी ने गर्व से छाती चौड़ी करते हुए कहा, देखो मेरी छोटी बेटी कितनी समझदार और लायक हो गई है। काव्या ने मेरी तरफ देखा। उसके होठों पर एक बहुत ही कुटिल सी मुस्कान थी और उसने बहुत धीरे से कहा, धन्यवाद दीदी। वह धन्यवाद किसी सम्मान का नहीं, बल्कि एक घटिया मजाक का था, क्योंकि इस पूरी यात्रा का सच सिर्फ मुझे और उसे पता था। उड्डयन के टिकट, समुद्र के किनारे वाले महंगे विश्रामालय के कमरे, घूमने के लिए किराए की गाड़ी, सब कुछ मेरे ही बैंक कार्ड से आरक्षित हुआ था। हर जगह मेरे ही पैसे लगे थे, लेकिन वाहवाही काव्या लूट रही थी। मैंने हमेशा की तरह इसे भी मुस्कुराकर सह लिया, क्योंकि मैं यही तो करती आई थी, टाल देना, संभाल लेना और चुप रह जाना। मैं सोचती रही कि परिवार में श्रेय की जरूरत नहीं होती, लेकिन सच यह था कि हर बार जब काव्या मेरे पैसों पर अपना नाम लिखवाती, तो मेरे भीतर कुछ टूटकर बिखर जाता था। यात्रा के दिन दिल्ली के विशाल हवाई अड्डे पर हम सब अपनी उड्डान का इंतजार कर रहे थे। मैं मन ही मन उम्मीद कर रही थी कि शायद यह यात्रा हमारे बीच की दूरियों को मिटा देगी। शायद समुद्र की लहरें मेरे परिवार के दिलों को मेरे लिए थोड़ा नरम कर देंगी। मैं गलत थी, इतनी गलत कि कुछ ही मिनटों में मेरे अंदर की सारी गलत फहमियां चकनाचूर होने वाली थीं। मैं अपने फोन पर यात्रा पत्र देख रही थी, तभी काव्या मेरे पास आई। उसके चेहरे पर घमंड और गुस्से की एक अजीब सी लकीर खिंची हुई थी। उसने बहुत ही तीखे स्वर में मुझसे पूछा, तुमने विश्रामालय में मेरे कमरे के ठीक साथ जुद्धा हुआ कमरा क्यों लिया है? मैंने बहुत ही शांत स्वर में उसे जवाब दिया, मैंने दो जुद्धे हुए कमरे इसलिए लिए हैं ताकि माँ और पिताजी आराम से रह सकें और अगर उन्हें रात में कुछ चाहिए हो तो हम पास ही रहें। यह सुनते ही उसकी आंखें गुस्से से सिकुड़ गईं। तुम हमेशा हर चीज को अपने नियंत्रण में क्यों रखना चाहती हो? तुम मुझे सांस क्यों नहीं लेने देती? मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ स्थिति को संभालने की कोशिश की और कहा, यह नियंत्रण नहीं है काव्या, यह बस हमारे माता पिता की सुविधा के लिए एक व्यवस्था है। और तभी, इससे पहले कि मैं अपनी पलकें भी झपका पाती, उसने अपना हाथ उठाया।
वह थप्पड़ इतना तेज, इतना अचानक और इतना सार्वजनिक था कि एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। हजारों अजनबियों से भरे उस हवाई अड्डे के प्रतीक्षालय में मुझे ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। आसपास से गुजरने वाले हर इंसान के कदम ठिठक गए। सैकड़ों आंखें एक साथ हमारी तरफ घूमी। कई लोगों ने अपने फोन के कैमरे निकाल लिए और मेरी सांस जैसे मेरे ही गले में फंदा बन गई। मेरे गाल पर आग की तरह जलन हो रही थी, लेकिन उससे क्रोधों गुना ज्यादा पीड़ा मेरे हृदय में उठ रही थी। मैंने डबडबाई आंखों से अपने माता पिता की तरफ देखा, इस उम्मीद में कि वे दौड़ कर मेरे पास आएंगे, मुझे सीने से लगाएंगे और काव्या को इस नीच हरकत के लिए सजा देंगे। लेकिन जो हुआ उसने मेरी रूह को कंपा कर रख दिया। मेरे पिताजी दौड़ कर आए, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा काव्या के लिए नहीं, बल्कि मेरे लिए था। उन्होंने मुझ पर उंगली उठाते हुए दहाड़ दाच कर कहा, तुमने फिर से क्या कर दिया राधिका? तुम अपनी बहन को इतना परेशान क्यों करती हो? मेरी मां ने दौड़कर काव्या को अपनी बाहों में भर लिया और उसके सिर को ऐसे सहलाने लगीं जैसे काव्या ने मुझे थप्पड़ मारकर खुद कोई बहुत बड़ी जंग लड़ी हो। मां ने मेरे सूजे हुए चेहरे की तरफ एक बार भी नहीं देखा, बस इतना कहा, तुम अपनी छोटी बहन को चैन से जीने क्यों नहीं देती, हमेशा उसे रुलाती हो। मेरा कलेजा फट गया। मेरे भीतर का वो हिस्सा जो 28 सालों से इस उम्मीद में जी रहा था कि एक दिन ये लोग मेरे बलिदानों को समझेंगे, आज हमेशा के लिए मर गया। काव्या ने मां के कंधे में अपना चेहरा छुपा लिया और बहुत ही मक्कारी से रोने का नाटक करते हुए बोली, मां, यह पूरे हफ्ते से मेरी यात्रा खराब करने की कोशिश कर रही है। यह मुझसे जलती है। झूठ उसकी जुबान से ऐसे फिसला जैसे उसने घर से ही इसका अभ्यास किया हो। और मेरे माता पिता ने बिना एक पल सोचे उस सफेद झूठ को सच मान लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे हमेशा से मानते आए थे। उस एक पल में, उस भयानक अपमान के बीच मेरे दिमाग में अतीत के सारे पन्ने एक एक करके पलटने लगे। मुझे याद आया काव्या का कॉलेज का वो दिन जब उसे एक बहुत बड़ी पार्टी चाहिए थी, जिसके लिए मैंने अपने खून पसीने की कमाई से 2 लाख रुपए चुकाए थे। पार्टी में उसने माइक पर कहा था कि उसके माता पिता दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हैं और मैं रसोई के पास खड्डी जूठी प्लेटें गिन रही थी। मुझे याद आया जब उसे एक नया घर किराए पर लेना था और मेरी स्थिर आय के बिना उसे वो घर नहीं मिल सकता था। मैंने बैंक के कागजातों पर अपने हस्ताक्षर किए थे, अपना भविष्य दांव पर लगाया था और उसने दोस्तों से कहा था कि वह कितनी स्वतंत्र है। हर जन्मदिन, हर त्योहार, हर मुसीबत मैंने हमेशा अपने पैसे पानी की तरह बहाए। मैं कोई हिसाब किताब नहीं कर रही थी, लेकिन आज पहली बार मुझे आईने की तरह साफ दिख रहा था कि मेरी चुप्पी ने ही उन्हें मुझे रौंदने का अधिकार दिया था। तभी मेरे पिता बिल्कुल मेरे चेहरे के करीब आकर खड़ी डीढे हो गए और आदेश देते हुए बोले, अपनी बहन से इसी वक्त माफी मांगो राधिका, ठीक से माफी मांगो। मैंने अपने धड़कते हुए गाल पर अपनी जीभ दबाई। मैंने आंसुओं को अपनी आंखों में ही सुखा लिया और बहुत ही धीमी आवाज में कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। पिताजी की आवाज और ज्यादा कठोर हो गई। तुमने अपनी बहन को रुलाया है, इसे अभी के अभी ठीक करो, इसे ठीक करो। यह वाक्य मेरे लिए किसी श्राप से कम नहीं था जिसे मैं बचपन से ढो रही थी। मैंने काव्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा गुरूर था, क्योंकि उसे पता था कि उसके माता पिता उसे ही चुनेंगे। लेकिन तभी मेरे भीतर कुछ ऐसा बदला जिसने मेरे पूरे अस्तित्व को झकझोर कर रख दिया। यह कोई अंधा गुस्सा नहीं था, बल्कि बर्फ जैसी एक ठंडी और निर्मम स्पष्टता थी। मैंने तय कर लिया कि अब यह तराजू कभी नहीं झुकेगा। न कोई यात्रा होगी, न कोई भुगतान होगा, न कोई उपकार होगा और न ही कोई खामोशी होगी। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे बस 1 मिनट चाहिए। पिताजी ने हाथ हिलाकर झिदकते हुए कहा, ठीक है, लेकिन यहां वहां मत जाना, विमान में चढ़ने का समय होने वाला है। काव्या ने मां के पीछे से फुसफुसाते हुए कहा, बस इसे मुझसे दूर रखो। मैं बिना कुछ कहे वहां से मुद्दी और सीधे हवाई अड्डे के एक बिल्कुल शांत कोने की तरफ चल दी। मेरे कदम डगमगा नहीं रहे थे। आज मेरे भीतर कोई अपराध बोध नहीं था। मैं एक खाली जगह पर जाकर दीवार से टिक गई और मैंने अपना फोन निकाल लिया। मेरे मन में एक विचार कौंध रहा था।
बहुत ही साधारण, बहुत ही स्पष्ट और पूरी तरह से कानूनी। इस पूरी यात्रा का भुगतान मैंने किया था। हर एक टिकट, हर एक कमरा, हर एक आरक्षण मेरे बैंक कार्ड से, मेरे नाम से हुआ था। मैंने विमान कंपनी का अनुप्रयोग खोला। स्क्रीन पर 4 नाम और 4 सीटें दिखाई दे रही थीं। मेरी उंगलियां बिना कांपे ग्राहक सेवा के नंबर पर गईं और मैंने कॉल मिला दिया। कुछ ही पलों में एक बहुत ही विनम्र आवाज आई। नमस्कार, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? मैंने दूर बैठे अपने परिवार की ओर देखा। काव्या आराम से बैठकर अपने फोन में लिपस्टिक देख रही थी। मां अपने बैग में कुछ टटोल रही थी। पिताजी समाचार PRH रहे थे। सब कुछ इतना सामान्य था मानो 10 मिनट पहले उन्होंने मेरी आत्मा की हत्या न की हो। उन्हें लगा था कि मैं हमेशा की तरह टूटकर रोकर वापस आऊंगी और उनके पैरों में गिरकर माफी मांग लूंगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज जो राधिका वापस लौटेगी वह उनके लिए एक अजनबी होगी। मैंने फोन पर बहुत ही ठंडे और दृढ़ स्वर में कहा, मैं इस आरक्षण में कुछ बदलाव करना चाहती हूँ। जी बताइए मैम, आप क्या बदलाव करना चाहती हैं? मैंने अपने भीतर उस डरी हुई बच्ची का गला घोंट दिया जो हमेशा सबसे प्यार पाना चाहती थी। मैंने कहा, मैं 4 में से 3 यात्रियों के टिकट अभी इसी वक्त रद्द करना चाहती हूँ। फोन के उस पार एक पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। अधिकारी को शायद अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। जी, क्या आप 3 टिकट रद्द करना चाहती हैं? मैंने अपनी उस हथेली को देखा जिसने सालों तक इस परिवार का बोझ उठाया था। हाँ, केवल मेरा टिकट छोड़कर बाकी तीनों यात्रियों के आरक्षण तुरंत रद्द कर दीजिए। अधिकारी ने कहा, मैम, रद्दीकरण का शुल्क कटेगा और बाकी का सारा पैसा उसी बैंक खाते में वापस चला जाएगा जिससे भुगतान किया गया था। क्या मैं प्रक्रिया शुरू कर दूं? मैंने कहा, हाँ, बिल्कुल कर दीजिए। मेरे कानों में विमान में चढ़ने की अंतिम घोषणा गूंज रही थी। मॉरिशस जाने वाले सभी यात्री कृपया प्रस्थान द्वार पर आएं। और ठीक उसी पल मेरे फोन पर 3 अलग-अलग ईमेल आ गए। 3 रद्दीकरण, 3 नाम, 3 टूटे हुए धागे। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ था। मैंने तुरंत उस महंगे विश्रामालय को फोन लगाया और 2 में से 1 कमरा रद्द कर दिया। मैंने किराए की गाड़ी वालों को फोन किया और बड्ढी गाड़ी को रद्द करके अपने लिए एक छोटी गाड़ी आरक्षित कर ली। हर एक कॉल के साथ मेरे सीने से मीलों भारी पत्थर उतरता जा रहा था। हर एक रद्दीकरण के साथ मेरे भीतर की वह खोखली शून्यता एक असीम ताकत में बदल रही थी। मैं बदला नहीं ले रही थी, मैं बस अपनी उस मेहनत की कमाई को वापस ले रही थी जिसका इस परिवार में कोई सम्मान नहीं था। मैं अपना फोन जेब में डालकर वापस प्रस्थान द्वार की तरफ लौटी। मुझे देखते ही मेरी मां अपनी जगह से खड़ी ही हो गईं। तुम कहां चली गई थी राधिका? तुम्हें पता है हम कितने परेशान हो रहे हैं, जल्दी चलो। पिताजी ने आदेशात्मक स्वर में कहा। चुपचाप अपना बैग उठाओ और आगे बढ़ो। मैंने अपनी जगह पर खड़ी रहकर बहुत ही शांति से कहा, मैं तो अपने विमान की तरफ जा रही हूं, लेकिन आप लोग कहीं नहीं जा रहे। मेरी बात सुनकर काव्या ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम फिर से सबके सामने ड्रामा शुरू कर रही हो? मैंने अपने होठों पर एक बहुत ही व्यंग्यात्मक मुस्कान लाते हुए कहा, ड्रामा तो अभी तक तुम करती आई हो काव्या, लेकिन अब पर्दा गिरने का वक्त आ गया है। मां ने घबराकर मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। राधिका, ये तुम क्या कह रही हो? चलो यहां से। मैंने अपना हाथ झटक कर पीछे कर लिया। मैंने आप तीनों के टिकट रद्द कर दिए हैं, आपके होटल के कमरे रद्द कर दिए हैं। इस यात्रा पर अब केवल मैं जा रही हूं। उस एक वाक्य के बाद वहां जो सन्नाटा पसरा, वह किसी श्मशान की शांति से भी ज्यादा खौफनाक था। मां के चेहरे का रंग पूरी तरह उड्डे डीएच गया। पिताजी की आंखें फटी की फटी रह गईं। काव्या के चेहरे का सारा घमंड एक झटके में धूल में मिल गया। वह हकलाते हुए बोली, तुम तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपना फोन निकाला और रद्दीकरण के वो तीनों संदेश उनकी आंखों के ठीक सामने कर दिए। पिताजी ने फोन की स्क्रीन देखी और उनके माथे की नसें तन गईं। राधिका, तुमने ये क्या किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी यात्रा बिगाड़ने की? मैंने उनकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, मैंने आपकी यात्रा नहीं बिगाड़ दी है पिताजी, मैंने अपनी जिंदगी बचाई है। इस यात्रा के पैसे मैंने दिए थे, इसलिए इसे रद्द करने का हक भी मेरा था। काव्या बुरी तरह बौखला गई। वह बीच हवाई अड्डे पर चीखने लगी, तुम हमें यहां छोड़कर नहीं जा सकती, सबके सामने तुम हमें अपमानित कर रही हो। मैंने उसके पास जाकर बहुत ही धीमी लेकिन सर्द आवाज में कहा, अपमान? तुमने मुझे हजारों लोगों के सामने थप्पड़ मारा था काव्या, वह अपमान नहीं था,
अब जब तुम्हारे हिस्से की मुफ्त की रोटी छिन गई तो तुम्हें अपमान याद आ रहा है। पिताजी ने अपना फोन निकाला और विमान कंपनी को फोन लगाने लगे। मैं अभी बात करता हूं, मैं अभी ये टिकट वापस चालू करवाता हूं। मैंने उन्हें रोका नहीं। कुछ देर बात करने के बाद पिताजी का चेहरा शर्म और हार से लाल हो चुका था, क्योंकि विमान कंपनी ने उन्हें साफ बता दिया था कि केवल भुगतान करने वाला ही बदलाव कर सकता है। अब मेरे परिवार के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उनकी सारी धमकियां, सारा रौब, सारा अधिकार मिट्टी में मिल चुका था। काव्या अचानक रोने लगी। इस बार उसका रोना नाटक नहीं था, उसमें हार का असली डर था। राधिका दीदी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने गुस्से में हाथ उठा दिया था, प्लीज। मुझे मॉरिशस जाना है। मेरी माँ ने अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए और उनके आंसू बहने लगे। मेरी बच्ची, हमें माफ कर दे, हम सब भूल जाएंगे। तू पैसे भर दे बेटा, हम सब साथ चलेंगे। कुछ पल पहले जो लोग मुझे पैरों की धूल समझ रहे थे, आज वे मेरे सामने गिद्ध गिद्धा रहे थे। मैंने अपनी मां के जोधे हुए हाथों को देखा। मेरे सीने में दर्द का एक भयानक रेला उठा, लेकिन मैंने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। मैंने कहा, मां, जब इस लड़ैटकी ने मेरे गाल पर तमाचा जड्ढा था, तब आप दोनों ने मुझे ही गलत ठहराया था। तब आपकी ममता कहां मर गई थी? आज आप मेरे लिए नहीं, बल्कि उस मुफ्त की यात्रा के लिए रो रही हैं, जो अब आपको नहीं मिलेगी। पिताजी ने आखिरी दांव चलते हुए धमकी दी। अगर तुम आज इस दरवाजे के पार गई राधिका, तो याद रखना, तुम हमारे घर में दोबारा कभी कदम नहीं रख पाओगी। मैंने उनकी तरफ देखा और मेरे होठों से एक बहुत ही गहरी और संतुष्ट मुस्कान निकल गई। पिताजी, मैं आपके घर में कभी थी ही नहीं। मैं तो बस आपकी एक ऐसी मशीन थी जो सिर्फ पैसे उगलती थी। आज वह मशीन खराब हो गई है। काव्या ने बौखलाकर एक सुरक्षा अधिकारी को आवाज दे दी। अधिकारी जी, इस औरत ने हमारे साथ धोखा किया है, इसने हमें फंसा दिया है। एक सुरक्षा अधिकारी दौड़कर हमारे पास आया। उसने कठोर स्वर में पूछा, क्या समस्या है यहां? मैंने बिना किसी घबराहट के अपना यात्रा पत्र, अपना पहचान पत्र और बैंक खाते का सारा विवरण उस अधिकारी के सामने रख दिया। मैंने शांत स्वर में कहा, महोदय, मैंने अपनी कमाई से इनके टिकट खरीदे थे। इन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, इसलिए मैंने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इनके टिकट रद्द कर दिए हैं। अब मैं अकेली यात्रा कर रही हूं। अधिकारी ने स्क्रीन पर मेरे कागजात देखे, मेरी बात की सच्चाई पर रखी और फिर मेरे पिता की ओर मुद्द कर बेहद रूखे स्वर में बोला, श्रीमान, इन्होंने जो कुछ भी किया है वह पूरी तरह से कानूनी है। यह इनके पैसे हैं। आप लोग इन्हें परेशान नहीं कर सकते। कृपया यहां से चले जाएं। वह पल मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत का पल था। दशकों से जिस परिवार ने मुझे भावनात्मक रूप से कुचला था, आज नियमों और कानून की दुनिया में वे मेरे सामने घुटनों पर थे। विमान में चढ़ने की अंतिम पुकार हो चुकी थी। मैंने अपना बैग कंधे पर टांगा। पीछे से मेरी मां की रोने की आवाजें आ रही थीं। पिताजी गुस्से से हाँफ रहे थे और काव्या अपना माथा पीट रही थी, लेकिन मैंने एक बार भी मुद्दाकर पीछे नहीं देखा। विमान के अंदर अपनी सीट पर बैठते ही जब खिद्दाकी से सूरज की किरणें मेरे चेहरे पर पड़ीं, तो मेरे उस गाल का दर्द भी गायब हो गया जहां थप्पड़ लगा था। मैंने मॉरिशस में अकेले वो पूरी यात्रा की। समुद्र की उन नीली लहरों के किनारे बैठकर मैंने अपनी आत्मा पर लगे हर घाव को धो डाला। जब मैं वापस भारत लौटी, तो मैंने सबसे पहला काम यह किया कि अपने सारे बैंक खाते, अपना सारा निवेश और अपने नाम से जुद्धी हर एक संपत्ति को अपने परिवार की पहुंच से हमेशा के लिए काट दिया। मैंने उन्हें उनके हाल पर छोड़ एच दिया। आज मैं उसी शहर में रहती हूँ, लेकिन अब मैं स्वतंत्र हूँ। मुझे खबर मिली है कि मेरे पैसों के बिना उस घर की हालत खराब हो चुकी है। काव्या की फरमाइशें अब कोई पूरी नहीं करता और मेरे माता पिता अब हर दिन मेरे लिए रोते हैं। वे मुझे वापस बुलाने के लिए संदेश भेजते हैं, लेकिन मेरे फोन में उनके नंबर हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। जीवन में कभी कभी आपको अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपनों के ही खिलाफ खड्डा होना पड़ देता है। उस थप्पद्याच ने मेरा अपमान नहीं किया था, बल्कि उस थप्पद्याच ने मेरी सोई हुई आत्मा को झकझोर कर जगा दिया था। और आज उस दर्द की कीमत पर मैंने अपनी जिंदगी वापस खरीद ली है।